बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे खबरों की ओर। देश में स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और इसी कड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस देश के शहीदों को समर्पित है। उन्होंने कहा कि हम सभी वीरों को नमन करते हैं जिन्होंने देश के लिए अपने जीवन, इसके साथ ही उन्होंने हर घर तिरंगा अभियान पर भी बात की। उन्होंने कहा कि देश में पिछले साल की तरह इस बार भी हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। देश के अमर शहीदों को समर्पित है और ऐसे अवसर पर हम उन सभी वीरों का, सभी उन योद्धाओं का, सभी अमर बलिदानियों का उनका स्मरण करते हैं, उनको नमन करते हैं जिन्होंने देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए, देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है, अपने को निछावर किया है और हम सब की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपनी माँ की ममता को भी छोड़ दिया, अपनी बहन की राखी को भी छोड़ दिया। हर खुशी छोड़कर केवल और केवल जो वतन के लिए शहीद हुए हैं उनको हम नमन करते हैं। तिरंगा को लेकर आपने सर तिरंगा किया सर, किस तरीके से देखते हैं सर जो ये प्रधानमंत्री जी का आह्वान? माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पिछले वर्ष भी पूरे देश के अंदर हर घर तिरंगा लगाया गया था, हर घर तिरंगा फहराया गया था। इस बार भी हर घर तिरंगा जाएगा, हर घर तिरंगा जाएगा। हम लोग ये शपथ लेते हैं, संकल्प लेते हैं, उत्तराखंड के अंदर हर घर तिरंगा लहराएगा। देहरादून में यूथ कांग्रेस की ओर से आज कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस दौरान स्वतंत्रता दिवस के लिए यूथ कांग्रेस ने महिला एम्पावरमेंट को लेकर शक्ति सुपर सी कार्यक्रम को लॉन्च किया। तो वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी शिवी चौहान का कहना है कि प्रत्येक ब्लॉक और जिला स्तर पर हर घर में इस बार महिलाएं तिरंगा झंडा लहराएंगी। उन्होंने बताया कि ये कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं की ताकत और सहभागिता को बताना है। में लॉन्च किया गया था हमारे भारतीय युवा कांग्रेस का एक बेहतर भारत की बुनियादी कार्यक्रम हुआ था, उसमें इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया था। इसमें महिला सशक्तिकरण की बात की गई है, महिलाओं को राजनीति में किस प्रकार उनकी भागीदारी को बढ़ाया जाए। जिस प्रकार से अभी 33% महिलाओं को भारतीय युवा कांग्रेस में भी हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मौका दिया गया है। कोशिश ये की जा रही है कि अपनी हमारी बहनें हैं या माताएं, उनको सशक्त किया जाए। उनको जो लोग घर पे बैठे हैं राजनीति करना चाहते हैं उनको प्लेटफॉर्म चाहिए और उनको समझ नहीं आ रहा है कि हम अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कहां से करें। राजधानी देहरादून के गुच्छू पानी में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम पूरे देश में 9 अगस्त से शुरू हुआ और जो कि 14 अगस्त तक मनाया जाएगा। गुच्छू पानी में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ उनके कैबिनेट के कई सहयोगी भी शामिल हुए। इस अवसर पर सीएम धामी ने शहीद परिवार के परिजनों और स्वतंत्रता सेनानी के पीएम मोदी के नेतृत्व में आज देश सैनिकों के मान सम्मान के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि आज का ये आयोजन मुझे सैनिकों और स्वतंत्रता सेनानियों को परिजनों को सम्मानित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वो मेरे लिए गौरव की बात है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने इस तरह के आयोजन के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। आजादी का अमृत महोत्सव मनाया था, हर घर तिरंगा अभियान जोर शोर से हम लोगों ने उसको हर घर तक हम लेकर गए थे। इस वर्ष भी उस अभियान को बढ़ाना है। पिछले वर्ष जहां आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर जो हमारे देश के ऐसे शहीद थे, ऐसे जो अनाम थे, जिनका जो गुमनाम थे, लेकिन उन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, उन सभी को आगे लाकर उन सभी को सम्मानित करने का काम, अपनी उपलब्धियों पर खुशी मनाने का, अपनी उपलब्धियों पर जश्न मनाने का आजादी का अमृत महोत्सव मनाया था। और अब हम आजादी के अमृत काल में हम प्रवेश कर गए हैं। तो आजादी के अमृत काल में हम सभी को आने वाले जो 25 साल हैं, यानी कि 2047 जब हम देश की आजादी की शताब्दी मना रहे हों, उस समय हम विश्व के नेतृत्व करने वाले देश के रूप में हम अपनी पहचान बनाएं। देश के दुनिया के अंदर हमारी एक पहचान जो आज प्रखरता से बढ़ रही है, आज जिस प्रकार से भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रहा है, उसको और मजबूत और उसको प्रगाढ़ करने का काम हम सबके माध्यम से होगा। इसके प्रधानमंत्री जी सोच को साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। आज पूरे देश के अंदर ये अभियान चल रहा है। उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को
उन शहीदों को जिन्होंने इस देश की माटी के लिए, इस देश की धरा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, पूरे देश के अंदर हम सम्मानित कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं। इस प्रदेश के अंदर इसकी जिम्मेदारी मेरे विभाग को मिली है। ये तो एक अमृत उत्सव है और हम उस रूप में देखते हैं जो हमारा शहीद हुआ, हमारा छोटा भाई कारगिल युद्ध में उसकी वजह से हमारी ये पहचान है, ठीक है। और मैं ये सोचता हूँ कि वो शहीद नहीं हुआ, वो अमर हुआ है। मरे वो लोग नहीं जो शहीद हुए, मरे हम हैं जो हमारे रहने के बाद हमारा कहीं नाम नहीं रहेगा। पर मेरे शहीदों, जब तक सूरज चांद रहेगा तुम्हारा नाम अमर रहेगा। मैं बहुत गौरवान्वित हूँ, जैसे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब ने भी शहीदों के बारे में बताया। वो खुद भी सैनिक के बेटे हैं। मेरा भी बेटा शहीद हुआ है, शहीद मेजर भूपेंद्र कंडारी सेना मेडल। उसके भी जगह जगह स्मारक हैं, सब जगह हमारा मुझे सम्मानित किया जाता है। मैं इस योग्य तो नहीं था, लेकिन उसकी वजह से मुझे काफ़ी सम्मान मिलता है। कहीं भी जाता हूँ मुझे अच्छा सम्मान मिलता है, मुझे बहुत गौरवान्वित फील करता हूँ। और बाकी तो सब ठीक है। इसी बात पे हमारा परिवार भी बहुत खुश है, वो भी बहुत सम्मानित है। बीजेपी की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी देश भर में 14 अगस्त को विभाजन विभिक्षिका दिवस के तौर पर मनाएगी। इस कड़ी में उत्तराखंड में भी विभाजन विभिक्षिका दिवस मनाया जाएगा, जिसको लेकर पार्टी ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। इसको लेकर बीजेपी प्रदेश महामंत्री और कार्यक्रम संयोजक राजेंद्र बिष्ट ने तमाम जानकारी दी। आजाद स्मृति दिवस जो है पूरे देश के अंदर हमारा भारतीय जनता पार्टी इस दिवस को मनाती है, पूर्व में मनाती है, लेकिन इस बार विशेष रूप से हम लोग इसको ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि इस पर अपना एक इंडोर कार्यक्रम होने वाला है, जिस पर एक लघु फिल्म दिखाई जाएगी जो आपातकाल के समय पर निर्दोष लोगों को मारा गया, जिस प्रकार की तत्कालीन सरकारों ने इस बंटवारे में सहभागिता की और उसके कारण उसका परिणाम पूरे अखंड भारत को झेलना पड़ा। उस सब की वो जो उस किस्म का भयावह दृश्य था, उसको उस दृश्य को एक बार पुनः इस देश के देशवासियों को उसका स्मरण कराने के लिए ये विभाजन विभिषिका स्मृति दिवस का कार्यक्रम कर रहे हैं। 14 अगस्त को ये कार्यक्रम होना है। बागेश्वर उपचुनाव में प्रत्याशी चयन के लिए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष करण महरा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बैठक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तो वहीं आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी बसंत कुमार ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इसके साथ ही बीजेपी के 2 अनुसूचित जाति के जिला स्तरीय नेताओं ने भी अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस का दामन थामा है। देखिए, जो चुनाव होने जा रहा है निश्चित रूप से उत्तराखंड की दिशा और दशा को तय करेगा। और जो माहौल है, जो वातावरण है पूरे प्रदेश का, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। प्रदेश की महान जनता भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों की वजह से त्रस्त हो चुकी है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, रिवर्स प्लान की बात करने वाली सरकार, किसानों की आय को दुगनी करने वाली सरकार, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली सरकार का यह इम्तिहान है। देखिए, रंजीत दास जी क्यों गए इस पर मैं आज टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि आज हमारे यहाँ ज्वाइनिंग है और सबको पता है कि अभी टिकट की डिक्लेरेशन नहीं हुई है। और पैनल में जो 3-4 नाम गए थे उसमें रंजीत दास जी का भी नाम था, लेकिन शायद उनको अपने आप पे खुद पे भरोसा नहीं था और वो जिस पार्टी ने उनको चेयरमैन का टिकट दिया, जिस पार्टी ने उनको विधायक का टिकट दिया, जिस पार्टी के मुख्यमंत्री ने उनको अपना ओएसडी बनाया, सारे चांसेस देने के बाद भी उनका पेट नहीं भरा। और उनको ऐसे मौके पर जब हम लड़ रहे हैं अंकिता बर्डर केस पे, हम लड़ रहे हैं केदारनाथ की चोरी पे, हम लड़ रहे हैं जोशीमठ पे, हम लड़ रहे हैं महिलाओं के ऊपर हुए अत्याचार पे, हम लड़ रहे हैं बेरोजगारों की लड़ाई को, जब SSSC भर्ती घोटाला हो रहा है, जब क्या कहते हैं पटवारी का पेपर लीक हो रहा है, ऐसे में इन लड़ाइयों को छोड़कर रंजीत दास जी गए हैं। आज बसंत कुमार जी के साथ साथ हमारे भैरवनाथ टम्टा जी ने
और उसके अलावा गोपाल राम जी जो पूर्व दरोगा हैं और वो बीजेपी के सदस्य हैं, वो भी अपने साथियों के संग, कई प्रिंसिपल्स और वो लोग भी रिटायर्ड लोग आज ज्वाइन कर रहे हैं। तो वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी यशराज आनंद हमारे साथ जुड़ गए। यशराज, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से आज देखिए आम आदमी पार्टी के जो पूर्व प्रत्याशी थे बसंत कुमार, वो अब कांग्रेस में शामिल हो गए और ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं ये बड़ा झटका है, क्योंकि इससे पहले जब बागेश्वर में चुनाव हुए थे तो दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी से बसंत कुमार ही थे 16,000 वोटों के साथ। जी जागृति, बिल्कुल मैं बताना चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड के बागेश्वर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है और इस सीट पर रोज कुछ न कुछ नए दिलचस्प होते हुए नजर आ रहे हैं। पहले बीजेपी ने कांग्रेस के 2022 विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी रंजीत दास को पार्टी में शामिल किया। वहीं उसके एक दिन बाद कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत कुमार को पार्टी में शामिल कर लिया। ये बसंत कुमार वही है जिन्हें 2022 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने इसी सीट से अपना उम्मीदवार बनाया था। लेकिन आपने जैसा कहा कि सबसे बड़ा प्रश्न अब यह उठता है कि अब उत्तराखंड बीजेपी के नेता ही एक क्वेश्चन उठाने लग गए कि I.N.D.I.A गठबंधन पर ही वो सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं, और यह कहा जा रहा है कि यह सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में इसी तरीके का गठबंधन देखने को मिलेगा और यह गठबंधन कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगी। उससे पहले मैं बताना चाह रहा हूँ कि बागेश्वर उपचुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए रंजीत दास को बीजेपी इस उपचुनाव में अपना उम्मीदवार बना सकती है, या दूसरी बात और कही जा रही है कि उनका लिस्ट जो है वो 16 तारीख को बीजेपी अपने प्रत्याशी को वहां पर मैदान में उतारेगी। तो सबसे बड़ी बात है कि क्या ये रंजीत दास प्रत्याशी बनेंगे या चंदन रामदास के बेटे प्रत्याशी बनेंगे, ये बहुत बड़ी बात आपस में होती है। लेकिन साथ ही साथ मैं बताना चाह रहा हूँ कि चंदन रामदास 12,000 वोट, चंदन रामदास से रंजीत दास मात्र 12,000 वोट से हारे थे और बागेश्वर सीट कैबिनेट मंत्री जो चंदन रामदास के निधन के बाद ये खाली हो गई थी। और बागेश्वर सीट पर होने वाले उपचुनाव में 17 अगस्त तक नॉमिनेशन होना है, जिसमें 16 अगस्त को महेंद्र भट्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि उसके उम्मीदवार वहां पर नॉमिनेशन करेंगे और 5 सितंबर को वोटिंग होनी और 8 सितंबर को नतीजे घोषित होंगे। तो देखना यह है बहुत बड़ा है कि यहाँ पर कहें कि षड्यंत्र भी रचा जा रहा है कि बीजेपी लगातार कांग्रेस के प्रतिनिधि को अपने में मिला रही है और कांग्रेस आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि को अपने में मिला रहे हैं। तो अब देखना यह है कि जनता जो है वो क्या दिग्भ्रमित होती है या जनता बढ़ती है या क्या होता है। यह तो बहुत बड़ा भी सवाल है कि इंडिया जो गठबंधन है, क्या यह इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव से पहले टूट जाता है या क्या होता है। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं आज जिस तरीके से ये तस्वीरें देखने को सामने आई हैं, ऐसे में अब तमाम सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि क्या इंडिया गठबंधन के अंदर भी आपस में तालमेल नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो पूर्व वहां पे से प्रत्याशी रहे हैं बसंत कुमार जी, वो आज कांग्रेस में शामिल होते हैं। अब देखने वाली बात यह भी होगी कि क्या कांग्रेस इस बार बागेश्वर उपचुनाव में टिकट बसंत कुमार को देती है या नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल जागृति, मैं बताना चाह रहा हूँ कि बागेश्वर उपचुनाव जो है यह इस बार एक बहुत बड़ी भूमिका में आ रहा है। इसमें जो बागेश्वर उपचुनाव में यह एक ऐसा मामला हो रहा है जहां पर लगातार सेंधमारी चल रहा है। यूं कहें सेंधमारी, भाजपा ने कांग्रेस में सेंध मारा और कांग्रेस ने आम आदमी में सेंध मारा, लेकिन भाजपा ने कांग्रेस में सेंध मारा यह बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन बात यहाँ पर प्रश्न यही उठता है कि इंडिया जो गठबंधन बना जिसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों शामिल थे, तो एक कांग्रेस अपने ही दल में शामिल गठबंधन में दूसरे दल ने सेंधमारी कर ली। तो जरूर कहीं ना कहीं यह जो है स्थिति को उस नजर से देखा जाए, कहीं ना कहीं जरूर इस स्थिति में दरार पड़ सकता है और आपस में इस गठबंधन को लेकर बात उठ ही रही है कि क्या यह गठबंधन भविष्य तक चल पाएगा। यदि चलता भी है तो इस गठबंधन के सहारे क्या पार्टी चुनाव जीत सकती है। सिर्फ ये लोकसभा चुनाव की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर बागेश्वर उपचुनाव की बात की जा रही है, क्योंकि बागेश्वर उपचुनाव लोकसभा चुनाव होने से पहले ठीक हो रहा है। तो देखना यह दिलचस्प वाली बात होती है कि लोगों का रुझान, जनता का रुझान, जो वहां पर वोटर है उनका रुझान किस ओर जाता है, वो क्या कैलकुलेशन कर पाते हैं। क्योंकि कैलकुलेशन करने के बाद ही कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को अपनी ओर खींच लिया, क्योंकि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के जी बिल्कुल यशराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां उत्तराखंड के 6 जिलों में भारी बारिश होने से नदियों और बरसाती नालों का जलस्तर बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।
तो वहीं एक बार फिर मौसम विभाग ने भारी वर्षा की चेतावनी जारी कर दी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन राज्य में मौसम खराब रहने वाला है और कई इलाकों में तेज गर्जन और बिजली चमकने के साथ बौछार वाली बारिश होने के आसार भी बताए गए हैं। तो वही जानकारी के अनुसार आपदा के कारण अब तक तकरीबन 637 करोड़ का नुकसान हो चुका है और 58 लोगों की जान जा चुकी है। अभी नुकसान जो है ह्यूमन लाइफ जो है अभी तक है 15 जून टू टिल डेट तक है वो 58 है, जो मतलब टोटल उत्तराखंड में है। और इसमें इंजर्ड जो पर्सन अभी 37 है और मिसिंग जो है अभी 19 चल रहे हैं। इसमें रुद्रप्रयाग जो गौरीकुंड में जो हादसा हुआ था उसके मिसिंग 18 है अभी। और जो बाकी तो फिर एनिमल्स वगैरह हैं और जो हाउसेस हैं वो हैं, उसमें जो फुली हाउसेस है वो 33 हैं। और बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की वो है हमारे पास जो अब तक की रिपोर्ट है, इसमें जो रोड कल का जो रोड का स्टेटस था वो टोटल जो थी 2816 रोड जो थी इफेक्टेड थी और उस पर रिस्टोर हो गई है 2576। जो अभी रिस्टोर होनी है उनको वो होनी है 241। तो वही हल्द्वानी और उसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश का कहर जारी है। भारी बरसात के चलते नदी नाले उफान पर हैं, जिससे ग्रामीण इलाकों में भू कटाव हो रहा है। दरअसल लालकुआं तहसील के बिंदुखत्ता क्षेत्र में गौला, चोरगलिया और नंदौर नदी ने किसानों का काफी नुकसान किया है, जिससे परेशान ग्रामीणों ने प्रशासन से तटबंध बनाने और मुआवजा दिए जाने की मांग की है। तो वहीं इस मामले में एसडीएम मनीष कुमार का कहना है कि जिलाधिकारी के निर्देश के बाद सभी नुकसान ग्रसित क्षेत्रों का निरीक्षण कर आकलन किया जा रहा है। इसके साथ ही आपदा पीड़ितों को सहायता राशि भी उपलब्ध कराई जा रही है। बिंदुखत्ता बेसिकली वन भूमि पर बसा हुआ जो है बसासत है और वहाँ पे गोला नदी के द्वारा कुछ कटाव किया गया, जिससे कुछ लोगों के खेतों का नुकसान हुआ है और कुछ सरकारी वन जो था उधर उसका भी नुकसान हुआ है। तो उसकी रिपोर्टिंग की जा रही है और चूँकि वन भूमि है तो इसमें कोई मुआवजा आदि तो दिया नहीं है, लेकिन हाँ अहेतुक राशियाँ जो प्रभावित परिवार थे, मकानों में जिनकी दिक्कत आई है, पानी भरा है, उनको जरूर लालकुआं तहसील में जो है अहेतुक सहायता के रूप में बांटा गया। सर लालकुआं और भी किस तरह की दिक्कत है बाकी एरियो में भी है? लालकुआं में बेसिकली 2-3 क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे बजरी कंपनी है और नगीना कॉलोनी का कुछ एरिया था जहाँ पे जलभराव की जो है दिक्कतें आती थी। तो अभी इस बारिश में ऐसी कोई जलभराव की बहुत विशेष दिक्कत नहीं आई है। कुछ एक कार्य वहाँ पर सिंचाई विभाग के और वन विभाग के द्वारा करवाए गए थे, उससे थोड़ी राहत मिली है। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ था, जहां फटा बादल और आपको बता दें कि फाटा क्षेत्र अंतर्गत तहसील के पास रात को मलबा पत्थर गिरने से मार्ग अवरुद्ध हो गया था, जिसको लेकर अब कार्यदायी संस्थाएं वाहनों को नियंत्रित रूप से भिजवा रही हैं। तो वहीं पुलिस प्रशासन भी यातायात बहाली के काम में जुटा हुआ है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति उत्तराखंड ने अपनी कई मांगों को लेकर देहरादून के परेड ग्राउंड मैदान में प्रदर्शन किया, जिसके बाद वो लोग सीएम आवास की ओर कूच करने लगे। तो वही प्रदर्शनकारियों ने बताया कि उनकी कई मांगे हैं, जिसको लेकर वो 2017 से मांग कर रहे हैं, जिन्हें अभी तक पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने हमारी मांगों को पूरा नहीं किया तो हम अपना विरोध जारी रखेंगे। वो आज से नहीं, लगभग 7-8 वर्षों से लगातार चली आ रही है और हमारा जो है भारत सरकार से और ईपीएफओ से यही निवेदन है कि कम से कम कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन 7,000 प्लस दिए देने का कष्ट करें, क्योंकि इस देश के अंदर जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं, जो निगमों और निकाय के लोग हैं, उन लोगों को मात्र जो है 1500, 1600, 2000, 2500 रुपए दे, यानी कि ऑन एवरेज जो है। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस उतना ही। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।